जय हिंद साथियों। एनटीपीसी एग्जाम 2025 की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर आपके लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिस मॉडल पेपर के माध्यम से आपका साथियों सिलेक्शन हो सकता है। क्या ये एक मॉडल पेपर पढ़कर आपका सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल साथियों, ये एक क्लास आपके एग्जाम पर साथियों भारी पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने पिछली सभी शिफ्ट का निचोड़ साथियों समाहित कर दिया है। तो मैं कहूंगा जो एग्जाम में साथियों आपके सवाल आ रहे हैं उसी टाइप के सवाल यहां पर लिए गए हैं। तो जिनका पेपर अभी बाकी है वो सभी लोग साथियों इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं उन सभी सवालों को आप लोग तैयार करिए, रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस के और करंट अफेयर के। मेरा मानना है कि पेपर आपका आराम से साथियों क्रैक हो सकता है अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है रीजनिंग का। इस सवाल मुझसे पहले आप लोग देने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। महिला क्या कहती है? एक पुरुष की तरफ साथियों इशारा करते हुए वो महिला कह रही है, महिला कह रही कि मेरी माँ यानी कि मेरी माँ के पिता। अच्छा, मेरी माँ के पिता तो मेरे कौन हो गए साथियों? नाना जी हो गए। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, देखिए मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? मेरी मम्मी का भाई हो जाएगी, यानी कि मेरे मामा जी की बात चल रही है। तो इकलौता पुत्र जो है वो कौन है? मेरे मामा जी हैं। तो कह रहे हैं कि फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है? महिला की अगर बात करें, महिला कौन होगी उस पुरुष की? तो महिला अगर पूछे तो महिला तो मामा कहेगी, लेकिन अगर ये बंदा क्या कहेगा इसको, तो ये भांजी कहेगा अपनी। तो कुल मिला के भांजी यहां पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों डायरेक्शन का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इस एक सवाल से दो सवाल बनेंगे, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाए ना, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रामू साथियों अभी मान लीजिए यहां पर है, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला दिया, फिर वो दाएं ओर मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो फिर साथियों हमने 4 किलोमीटर चला दिया उसको। कह रहे कि फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो फिर से साथियों वो 4 चलेगा, तो कहीं यहां पर वो आ जाएगा। तो कह रहे कि अब रामू किस दिशा में है, यानी कि अब रामू किस दिशा के अभिमुख है। तो मैं कह सकता हूं रामू किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वो इधर की तरफ देख रहा है। और ये दिशा क्या होती है? ये दिशा साथियों आपकी पश्चिम कहलाई जाती है। तो पश्चिम क्या कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि रामू अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? उसका आरंभिक स्थल साथियों ये था और अभी वो यहां पर है। तो ये दूरी कितनी होगी? मैं कहूंगा ये टोटल दूरी 4 है और यहां से यहां तक दूरी 2 है, तो बची ये 2 ही तो होगी। तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगी। 2 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए हूबहू वैसे ही सवाल मैं लेकर आया हूं। तो साथियों अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं आसानी के साथ, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को रट कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। और मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने एग्जाम तक साथियों इस चैनल की सभी वीडियोस को आप लोग देखते जाइएगा, देखिएगा कैसे आपकी तैयारी कम समय में आपकी तगड़ी करवा देता हूं तैयारी। कह रहे कि 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हुई हैं कि वे अंदर केंद्र की ओर देखते हुए एक घेरा वृत्त बनाती हैं। तो यानी कि एक घेरे में साथियों वो लड़कियां खड़ी हुई हैं। 6 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 लड़कियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर उसके बाद यहां पर हम लोग बात करें, कह रहे कि सुब्बू जो है ना ये पप्पू के बाईं ओर खड़ी है। तो जैसे जैसे मान लीजिए साथियों सुब्बू अगर यहां पर होंगी, एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा निप को पतला कर लेता हूं। देखिए अगर मान लीजिए साथियों सुब्बू यहां पर खड़ी हुई हैं, तो कहा आपसे जा रहा है कि सुब्बू जो है ना ये पप्पू के बाईं ओर खड़ी है। तो पप्पू के बाईं ओर खड़ी, सॉरी पप्पू के बाईं ओर खड़ी है, तो पप्पू का बायां इधर ही तो होगा। तो साथियों यहां पर आपके कौन आ जाएंगे? यहां पर आपके पप्पू ही तो आ जाएंगे। तो ये साथियों पप्पू यहां पर आ गए, पप्पू के बाईं ओर सुब्बू खड़ी है। कह रहे कि रेवती सुब्बू और निशा के बीच में, यानी कि सुब्बू और निशा के बीच में कौन है? सुब्बू और निशा के बीच में साथियों रेवती है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। पप्पू और कीर्तन के बीच में कौन है साथियों? पप्पू और कीर्तन के बीच में अरुणा है। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है? तो पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है? मैं कहूंगा पप्पू के बाईं ओर सुब्बू बैठी हुई है। तो सुब्बू बैठी हुई है, तो मैं कहूंगा सुब्बू आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल बहुत दमदार है। इस सवाल का जवाब आप लोग साथियों बताने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ आपके लिए काम किया गया। देखिए, जैसा आपका पेपर बन रहा है ना, एग्जामिनर जैसे 100 सवालों का आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं ना, वैसे साथियों आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। मेरा मानना है अगर साथियों इन 10 मॉडल पेपर को आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो अगली शिफ्ट साथियों आपकी है आने वाले दिनों में, तो आपका साथियों वो पेपर बड़ा शानदार हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें रीजनिंग और मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जो आपके एग्जाम में आएगा। उसके अलावा साथियों आपको एनटीपीसी की PYQ दी जा रही हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ में आपको साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर आप इन पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर चले जाएंगे तो आपका पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा, पासिंग भरे के नंबर आपको साथियों मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर से जाकर आप उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे ना तो ये पीडीएफ आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। तो ले लीजिएगा साथियों, क्योंकि एक बार देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस पे, सही है ना, क्योंकि साथियों सभी के सभी अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपके एग्जाम में आएंगे जरूर साथियों ये सवाल, इसलिए लीजिएगा जरूर इन पीडीएफ को। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि इस सवाल में आखिर क्या कहा जा रहा है। करके 0 6 4 5 1 3 से यहां पर 133 बना दिया गया, 8 2 5 6 4 3 से यहां पर 196 बना दिया गया। तो ये आखिर साथियों क्या बना दिया गया है? तो 8 2 5 6 4 3 को जोड़कर 196। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सबको जोड़िए एक बार जरा, जिसके 0 6 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 1 16 16 और ये कितना हो जाएगा साथियों 19 हो जाएगा। अगर 19 पता 19 की किससे गुणा करें कि 133 आ जाए, तो 19 सत्ते पता कितना होते हैं साथियों 133 होते हैं। तो ये तो लॉजिक यहां पर लगा, कि यही लॉजिक यहां पर लगेगा। अगर लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 8 2 10 5 15 है ना, 15 और ये 10 हो जाएगा 25 और 28। अब 28 की हम किससे गुणा करें साथियों 196 आ जाए, तो इसकी 7 से करिए, तो इसकी भी जरा 7 से करिए। 7 8 56 हो गया, 7 दूना 14 और 5 19, बिल्कुल साथियों 196 आ गया। यानी कि इन सब को प्लस करके उसकी गुणा 7 से करानी है आपको। तो 4 3 7 7 14 14 15 16 17 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 की गुणा साथियों 7 से करा लीजिए आप लोग, है ना। तो 7 दूना आपका 14 हो गया, 7 दूना 14 1 15 हो गया। तो 154 साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और वो नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। क्या कहा जा रहा है जरा देखिए साथियों। कहा जा रहा है एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची, मतलब जो लड़के पासिंग हैं उनकी यहां पर जिक्र चल रहा है। तो लड़कों की पासिंग में वाली सूची में राजन का 11वां स्थान है और वो नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। ठीक है, 31वें स्थान पर है। तो अगर नीचे से साथियों वो 31वें स्थान पर है और राजन की अगर हम बात करते हैं साथियों वो 11वें स्थान पर, तो ये तो जुड़ेगा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपसे जोड़ा जा रहा है। तो देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, अब ये फेल वाले छात्र इसमें नहीं जुड़े, जो लिस्ट आई है ना वो पास वाले लड़कों की लिस्ट आई है। तो 31 तो छात्र साथियों नीचे से हो गए और 11 ऊपर से हो गए, तो मैं कहूंगा 1 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पासिंग वाले छात्रों की जो लिस्ट है ना वो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो 11 साथियों कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 41 बच्चे पास हुए हैं। लेकिन कह रहे कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, वो 3 भी साथियों आप इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया। अच्छा तो 4 जुड़ना है भाई साहब, 4 जुड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे, यानी कि कक्षा में कुल 45 बच्चे हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस सवाल की अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें साथियों ये कुछ नहीं है, ये 7वां सवाल है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये तो है
है ना। ये तो है 7वें नंबर का सवाल है, इसको कुछ और ना समझ लेना, ये कुछ नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी वाला था ऊपर वाला। तो यहां पर साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल है और आपके 2 से 3 नंबर सीरीज के सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इसको देखिए साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है साथियों सबसे पहले 5 है, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 16, उसके बाद 19, उसके बाद साथियों यहां पर 38। कैसे यहां पर साथियों क्या हुआ है मुझे बताइए। चलिए देखिए, आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि अगर 8 की गुणा 2 से कराते हैं तो 16 आ जाएगा, उसी प्रकार 19 की गुणा 2 से कराते हैं तो 38 आ जाएगा, उसी प्रकार 41 की गुणा 2 से कराते हैं तो 2 और 8 82 आ जाना चाहिए। अच्छा आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन ये 5 से 8 कैसे हुआ है, 16 से 19 कैसे हुआ है, 38 से 41 कैसे हुआ है। तो भैया 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 38 में 3 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर, ये लॉजिक आपकी समझ में आ गया है ना। साथियों मुझसे पहले अपना आंसर देते रहिए, और अगर आप मुझसे पहले अपना आंसर देते रहेंगे तो मेरा मानना है कि तैयारी आपकी तगड़ी है पहले से ही, है ना। चलिए तो अब सवाल आपके सामने ये है, ये आकृति आपके सामने, अच्छा इस आकृति से इन्होंने ये वाली आकृति बनाई है, तो आपको बताना इस वाली आकृति से कौन सी वाली आकृति आएगी। ये वाली आकृति, ये वाली, ये वाली, ये वाली। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन ऐसे लेटी हुई है इसको खड़े में कर दिया गया है, और ये काला वाला गोला इधर है और इसको इधर कर दिया गया, और ये खाली वाली गोला इसको इधर कर दिया गया है। तो अब ये साथियों खड़ी है तो इसको आप लिटा देंगे, है ना। लिटाएंगे किस तरफ, ये सवाल पैदा होता है, इस तरफ लिटाएंगे या इस तरफ साथियों लिटाएंगे। देखिए जब आप इसको, है ना, इस तरफ लाएंगे, यानी कि ये गोला इधर को आ गया है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपने क्या साथियों, आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, तो आप इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे बनेगी, और ये जो काला वाला है ना वो काला वाला इधर आ जाएगा और खाली वाला आपका इधर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर है, काला वाला ऊपर और खाली वाला नीचे, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 9वें नंबर का सवाल है, कह रहे कि 826 है, 480 है, उसके बाद 346 है ना, क्या है साथियों 346 है, उसके बाद साथियों 134 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 826 से 480 कैसे बन गया है, 826 से, है ना। चलिए देखिए, तो इसको देखकर साथियों जो लॉजिक लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, उसी प्रकार साथियों इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, और साथियों अगर इनको और इनको जोड़ देंगे तो ये नंबर मिल जाना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, थोड़ा सा साथियों आप समझने की कोशिश आप ये करिए कि यहां पर अगर बात करें 480 और 346 कितना होता है साथियों, 480 और 346 कितना होता है, 6 आ गया और 12 आ गया और ये 8 आ गया। देखिए 826 है ना, 826 ये लिखा है। अब जब आप साथियों इनको और इनको जोड़ोगे ना तो 480 आएगा। तो अब साथियों अगर ये नंबर कैसे आया है, ये नंबर साथियों आया है ये और ये जोड़कर, तो आप इसमें से ये घटा दोगे आपको ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि 346 में से आपको 134 घटाना है, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 212 आ जाएगा। 212 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ये जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया जाता है ना, क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया, किस आरेख में प्रस्तुत किया गया, कोई आरेख नीचे है, बिल्कुल है साथियों। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई खेल नहीं खेलते हैं। बताइए मुझे, कह रहे कि कितने खेल कोई खेल नहीं खेलते हैं, कितने लोग कोई खेल नहीं खेलते हैं। टोटल, अच्छा लोग कितने हैं यहाँ पर, टोटल लोग साथियों 60 बताए गए। टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति साथियों 60 व्यक्ति हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर शतरंज की अगर बात करते कितने लोग खेलते हैं तो 9 8 7, तो 9 8 7 कितना हो गया, 7 8 15 और ये 24 हो गया, 24 ये हो गए और 10 साथियों ये हो गए, है ना। 11 और 12 कितने हो गए, 23 हो गए। तो इतने लोग जो है ना ये कोई ना कोई खेल खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो इसको जरा साथियों आप लोग जोड़िए, 3 4 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2
5 यानी कि 57 लोग हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो कितने लोग कोई खेल नहीं खेलते हैं? मैं कहूंगा टोटल बच्चे थे, टोटल व्यक्ति थे 60 लोग, यानी कि 3 लोग जो हैं वो सातों कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो 3 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक दिन सूर्य अस्त के समय ए बी के सामने खड़े थे। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी तो ए किस ओर मुंह करके खड़ा था। देखिए एक दिन सूर्यास्त के समय, मान लीजिए साथियों पूर्व आपका ये हो जाएगा और पश्चिम आपका ये हो जाएगा। सूर्य अस्त की बात की गई है यानी कि सूर्य डूब रहा है। तो सूर्य अस्त के समय ए जो है ना ये बी, अच्छा ए और बी आमने सामने खड़े, ठीक है भैया, ए और बी आमने सामने खड़े हो जाएंगे। कह रहे कि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। देखिए बी की परछाई साथियों है ना, बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। किसके साथियों? ए के बाईं ओर, उसके ठीक, अच्छा बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। सूर्य अस्त यानी कि सूर्य सातु इस तरफ होगा, ये सूर्य हो गया। तो मान लीजिए सातु सूर्य जब इधर है तो अगर बी को हम इधर खड़ा करेंगे तभी तो सातु बी की परछाई उसके ठीक यानी कि इसके ठीक बाईं ओर पड़ेगी। तो ए इधर खड़ा होगा। कह रहे कि ए को किस ओर मुंह करके खड़ा है? ए सातु उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विशिष्ट कूट भाषा में CRY को क्या लिखा जाता है सातु? CRY को यहाँ पर MRYC लिखा गया है। कह रहे कि GET को क्या लिखा जाएगा? आप देखिए यहां पर CRY है और यहां पर भी CRY है ना। तो हम जैसे इसको लिखा गया वैसे ही साथ हम इसको लिख देंगे। जैसे कि पहला वाला जो है वो सबसे अंत में आ चुका है, तो जो जी पहला वाला है सबसे अंत में आ जाएगा। अंत में जी एक तो यहां पर है, एक यहां पर, उसके बाद RY यहां पर लिखा हुआ है ना साथियों। तो अब देखिए GE यहां पर लिखा हुआ, सॉरी TEGET यहां पर लिखा हुआ, तो E यहां पर आ जाएगा और T यहां पर आ जाएगा, है ना। तो ETG कहां पर लिखा हुआ? यहां पर नहीं, ETG यहां पर नहीं साथियों, ETG ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अच्छा जैसे M यहां पर एक्स्ट्रा लगाया गया ना, वैसे M यहां पर भी आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके इसमें से गलत पद आपको बताना है कौन सा है। साथियों 24 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 33 है और उसके बाद 36 है। आपको बताना है गलत यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों? 3 बड़ा है। यहाँ पर की अगर बात करें साथियों 4 बढ़ा दिया गया और यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया? 31, 32, 33 2 बढ़ाया गया और यहाँ पर 3 बढ़ाया गया। आप ये देख रहे हो कि शुरू में 3 बढ़ाया गया, इधर भी 3 बढ़ाया गया, तो ऐसा तो नहीं सब में 3 3 3 बढ़ाया गया। देखिए इसमें अगर हमने मान लीजिए 3 बढ़ा और 3 बढ़ा भी है, अगर हम इसमें भी 3 बढ़ा देते हैं तो ये साथियों 30 हो जाएगा। और जब ये 30 हो जाएगा, इसमें जब आप 3 बढ़ाओगे तो 33 आता है और 33 में 3 बढ़ाओगे तो साथियों 36 आता है। तो मैं कहूंगा इस जगह पर 31 नहीं बल्कि 30 आना चाहिए। तो गलत पद क्या है? 31 गलत पद है, यहां पर साथियों 30 आना चाहिए। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि किसी कोड में CUT को STB लिखा जाता है, BITE को DSHA लिखा जाता है, तो ड्रॉप्स को साथियों क्या लिखा जाएगा? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए ये C से B बना है, ऐसा है क्या? मतलब एक घटाया गया है। U 21 पर होता है, T 20 पर होता है, T 20 पर होता है, S 19 पर होता है, यानी कि सब में एक घटाया गया है। देखिए B की अगर बात करें, अब देखिए अब यहां पर क्या कर दिया गया है ना, अब यहां पर साथियों क्या कर दिया गया? B है, B में एक घटाएंगे तो A आ जाएगा, I में एक घटाएंगे तो H आ जाएगा, T में एक घटाएंगे तो S आ जाएगा और E में एक घटाएंगे तो D आ जाएगा। तो इसका भी साथियों वही आपको करना है। D में एक घटाओगे C आएगा, R में एक घटाओगे Q आएगा और O में एक घटाओगे तो N आएगा, P में एक घटाओगे तो O आएगा, S में एक घटाओगे तो R आएगा। ये कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है? RONQC, ऐसा ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और उसके बाद बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब। करके एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। उसका मुंह किस दिशा में? देखिए
दक्षिणावर्त पता है किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ता है। जैसे घड़ी चलती है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके, ऐसे 45 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे कि 3 फिर 2 फिर 1 फिर 12 ऐसे करके। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। एक आदमी का मुंह पश्चिम की तरफ है, तो अभी साथियों इस आदमी का मुंह जो है ना वो इस तरफ है, यानी कि वहां दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। 45 डिग्री देखिए, ये मुड़ेगा तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन हमें 45 डिग्री मुड़ाना है तो साथियों ये मुड़ा देंगे हम। 45 डिग्री मुड़ गया तो कह रहे कि दक्षिणावर्त, हमने क्लॉकवाइज इसको मुड़ाया। और फिर कह रहे कि 180 डिग्री, देखिए 180 का कोण यही होता है ना, तो 180 डिग्री करेंगे तो साथियों यहां पर ये आ जाएगा। और साथियों दक्षिणावर्त हमने इसको घुमाया, कह रहे कि 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। 270 डिग्री की अगर बात करें तो साथियों 90 3 बार आएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि आपको साथियों 90 पहला घुमाओगे तो ये इस तरफ हो जाएगा, 90 का कोण देखिए। दूसरा बार घुमाओगे तो इस तरफ हो जाएगा, तीसरा बार घुमाओगे तो इस तरफ हो जाएगा, यानी कि अब इसका मुंह इस तरफ है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि अब इसका मुंह किस तरफ है, तो इस तरफ है। ये दिशा पता क्या होती है? ये दिशा होती है दक्षिण और ये दिशा होती है पश्चिम, तो उसका मुंह इस तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम ही तो हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स के क्वेश्चन भी साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सभी सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा मानना है कि आपने अपने एग्जाम में 30 में से 25 से 26 सवाल तो सही करके आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। ठीक है, अगर 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, यानी कि 9 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना है? 9 की गुणा 11 से करोगे 99 आ जाएगा। उसके बाद कह रहे कि लेकिन परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश यानी कि गलती से गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। यानी कि कितने ज्यादा जोड़ लिए गए? 23 लिखना था लेकिन 32 लिख दिया गया। तो ये साथियों कितने 9 एक्स्ट्रा लिख दिए गए, गलती से 9 बढ़ा दिए गए। तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? भैया इसमें गलती से 9 बढ़ाए थे, तो गलती से 9 मतलब गलती से 9 बढ़ाए थे, तो साथियों 9 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसका साथियों नया औसत निकालिए, तो नया औसत निकालोगे 10 निकलेगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जाता है। उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जाएगा? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी आता है। तो कैसे साथियों आप इस सवाल को करेंगे? देखिए यहां पर आपसे साफ साफ कहा गया है कि अगर बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और उस एक रस्सी को 60 बार लपेटा जाता है, तो साथियों 40 गुणा यहां पर 60 हो जाएगा बराबर 30 सेंटीमीटर। अगर बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो जाए तो उस पर कितनी बार लपेटा जाएगा? मैं कहूंगा साथियों x बार लपेटा जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, x का मान निकाल दीजिए। 30 एकम 30, 30 दूना 60, x बराबर आपका 80 आ जाएगा। यानी कि कितनी बार लपेटा जाएगा? 80 बार लपेटा जाएगा। 80 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यदि ए अनुपात बी 1:2 है, बी अनुपात सी 3:4 है और सी अनुपात डी 6:9 है और डी अनुपात ई 12:16 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? देखिए सबसे पहले अगर हमें सवाल में दे रखा है ए अनुपात बी कितना 1:2 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है साथियों 3:4 दे रखा है, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते 3 वाले। कैसे निकालेंगे साथियों? ऐसे करके गुणा करेंगे। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो निकलेगा ए, 3 की गुणा 2 से निकलेगा 6 आएगा, ये निकलेगा बी, और 2 की गुणा 4 से तो आएगा 8, ये निकलेगा सी। अब डी कैसे आप निकालोगे पता है साथियों? देखिए अब डी आप कैसे निकालोगे? देखिए ये 3 6 8 निकला है ना, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग कितना सी तक हो गया था, सी अनुपात डी कितना है साथियों 6:9, तो 6:9 यहां पर आप रखेंगे। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये यहां पर रखेंगे। अब साथियों आप अगर बात करते, अब आपको डायरेक्ट निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आप साथियों क्या करेंगे? देखिए 6 की गुणा 3 से कराएंगे साथियों, है ना,
6 की गुणा 3 से कराएंगे सातों 18 आ जाएगा। 6 की गुणा 6 से कराएंगे 36 आ जाएगा। 6 की गुणा 8 से कराएंगे 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 48 आ जाएगा। और फिर 9 की गुणा 8 से कराएंगे 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। इनको अगर आप कट करिए तो ये 2 से कट हो जाएगा। देखिए इसकी जगह पर 9 आ जाएगा, इसकी जगह पर साथियों कितना 18 आ जाएगा, और इसकी जगह पर 24 आ जाएगा, और इसकी जगह पर 2 तिया 6 और 2 छंग 12 आ जाएगा। और कट करिए 3 से कट करें क्या, देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3, 3 दुना, तो क्या ये आ रहा है, देखिए कहीं पर 3 6 8 12, 3 6 8 12 आ रहा है साथियों। कौन सी एक्सेल टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 6 8 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है भैया, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अगर पुत्र की आयु की बात करें साथियों, पुत्र की आयु अगर हम कितनी मान लेते साथियों, अगर हम साथियों यहाँ पर x मान लेते तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो 3 गुने से 3 गुनी तो है लेकिन 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है। तो अगर पुत्र की आयु साथियों कितनी x है तो पिता की आयु 3x + 3 होगी। कह रहे कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है साथ, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात साथियों पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु 3x + 3 + 3 हो जाएगी। ये पिता की आयु हो जाएगी 3 साल के बाद। इसको हम साथियों 3x + 6 लिख लेते हैं, है ना, 3x + 6 लिख लेते हैं। चलिए तो ये क्या होगी, ये सातों पिता की आयु होगी 3x + 6। अच्छा अब 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु साथियों ये तो हो गई पिताजी की आयु, है ना, ये पिताजी की आयु हो गई, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x है तो साथियों x + 3, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पुत्र की आयु हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, अच्छा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, है ना, पिता की आयु जो है ना, पिता की आयु 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, अच्छा 2 गुना करना है ना, 2 गुना करना है। तो साथियों पिता की आयु की बात चल रही, पिता की आयु इतनी है, पिता की आयु की, है ना, 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x + 3 है, तो इसका 2 गुना आपको करना है, इसका आपको 2 गुना करना है। और साथियों 10 वर्ष अधिक होगी, तो 10 वर्ष अधिक कहने इसलिए हमें इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा तब साथियों आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए इसको जरा कैलकुलेट करिए, 3x + 6 हो जाएगा बराबर 2 की गुणा 1 से, तो 2x हो जाएगा, 2 की गुणा 3 से 6 हो जाएगा, प्लस आपका 10 हो जाएगा। इसको 16 लिख लूं डायरेक्ट इसको साथियों यहाँ पर मैं 16 लिख लेता हूँ, चलिए, है ना, प्लस साथियों 16 हो गया ये। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 3x इधर है, 2x उधर है, इधर आएगा तो x बचेगा, 3x में से 2x जाएगा ना, तो ये साथियों 16 है -6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 10 आ जाएगा। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु इतनी है, x बराबर 10 है तो 3x बराबर 30 हो जाएगा, +3 यानी कि 33 वर्ष साथियों, ये आपका जवाब हो जाएगा। ये पिता की वर्तमान आयु है, समझ गए आप साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। यहां पर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, 2 बट्टे देने के बाद ये 1224 रुपए में हो जाती है, और पहला बट्टा अगर 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर 1600 रुपए अंकित मूल्य है, इस पर एक बट्टा दिया गया 10% का, तो ये 90% में बिकी। दूसरा बट्टा साथियों हम x मान लेते तो 100 - x हो जाएगा ना, है ना, तो ये नीचे 100 आ जाएगा बराबर 2 बट्टे देने के बाद 1600 से 1224 तो उसका रेट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है साथियों। और अगर साथियों देखिए इधर क्या आ जाएगा साथियों, 16 गुणा 9 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 100 माइनस आपका x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इस 10 की गुणा इससे कराओगे तो 12,000 है ना 240 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको नहीं लग रही है। अब देखिए अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब
100 माइनस एक्स हो गया ये, और बराबर इसके है 12,240। ये बटे में आ जाएगा। क्या बटे में आ जाएगा? जो साथियों यहाँ पर है ना, ये इधर 16 × 9, ये आपका बटे में आ जाएगा इसके 16 × 9। अब इसको जरा कैलकुलेट आप करिए, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो मजा आएगा, समझ में आएगा। देखिए इसे 8 से करे, देखिए जरा। हाँ 8 से हो जाएगा, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, है ना। और इसको कट करे, 8 एकम 8, 4 जाएगा 42 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 8 3 24, 0 आ गया, है ना। अब साथियों किससे? 9 से कट करें, देखिए जरा 9 से क्या कट होगा, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 6 जाएगा 63 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 54, 9 सत्ते 63 हो गया। अब 2 से कट करोगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 85 यहाँ पर आ जाएगा। अब सब साथियों 85 आ जाएगा, x का मान 85 आ जाएगा। तो साथियों ये दूसरी छूट थी। 100 माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 85 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। तो जो दूसरा बट्टा होगा ना साथियों, ये 15% होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां से हम लोग वो सवाल देख लेते हैं जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, एनटीपीसी के लिए, जीके के और करंट अफेयर के। तो बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग ये सवाल देखेंगे। इन सवालों को आप भी देखते जाइए और तैयार करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों यहां से बहुत सारे सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो उसका क्या नाम है? उसका 4 मीनार है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्त लिपिकारों में से एक थे, जिसे जरी कलम, है ना, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से साथियों सम्मानित किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा मोहम्मद हुसैन की बात चल रही है। इनको गोल्डन पेन यानी कि जरी कलम के रूप से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो साथियों शाहजहां के द्वारा तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये कब बनाई गई थी? तो साथियों इसका निर्माण 1799 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पता साथियों किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, ये किसकी अगुवाई, किस भारतीय राष्ट्रवादी, यानी कि इसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साथियों की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में, इसमें एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो किसने साथियों विवश किया था? मैं कहूंगा रॉलेट अधिनियम ने विवश किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहे कि रॉलेट एक्ट 1919 में इनमें से किसे शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था? भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध को नहीं, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप को बिल्कुल साथियों, ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो किसकी बात चल रही है? भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा? ये नहीं, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। बिल्कुल साथियों ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो मैं कहूंगा 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब करंट अफेयर के सवाल आप लोग यहां पर देख लीजिए। कह रहे कि टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विकी कौशल और इनको टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि जॉर्डन के अम्मान में एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने चीन के जियाक्सिन हुआंग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला सवाल देखिए करके कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो किसकी बात चल रही है साथियों?
क्या आपका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया? साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम राजीव गौबा है और राजीव गौबा जी ही नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों शिक्षा मंत्रालय आपके यहां पर सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित होगी? तो ये साथियों कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 ये कहां शुरू हुआ है? तो ये तो साथियों गोवा में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या साथियों? उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह के भारत और यूरोपीय संघ ने कहां चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो साथियों कहां की है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में की है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। साथियों सभी के सभी सवाल आप लोग तैयार करते रहिए, अपने मनोमस्तिष्क को बहुत अच्छे तरीके से साथियों एक्टिव रखिए है। चलिए, तो कह रहे हैं कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी हाल फिलहाल में ही साथियों इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसका प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दुबई में किया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार साथियों मिला है? तो किसको मिला है? मैं कहूंगा आर के श्रीराम कुमार को दिया गया है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे पारंपरिक शिगमो महोत्सव ये शुरू हुआ है। तो ये कहां पर शुरू हुआ है? ये गोवा में शुरू हुआ है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कहाँ भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया? तो साथियों कहां पर मनाया गया है? आपको मालूम होना चाहिए कहां पर मनाया गया है। तो ये काठमांडू में बनाया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, अब यहां पर कह रहे नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है। इसमें नेपाल के लगभग 200 विद्यार्थी ने भाग लिया है। इसकी शुरुआत 2002 भारत नेपाल आर्थिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी। अगला देखिए, कह के फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? मैं कहूंगा इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कह के हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो पंचकुला में शुरू हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह के ग्वाई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो मैं कहूंगा अमृतसर को पहले रामदासपुर नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 108 की बात चल रही है। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये साथियों किस अनुच्छेद की बात चल रही है? यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, है ना, तो साथियों ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? मैं कहूंगा अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन राज्य विधानसभाएं साथियों नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह के भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर पंचायती राज संस्थान हो जाएगा, क्योंकि इसी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो साथियों ये कब शुरू किए गए थे? 2016 में शुरू किए गए थे। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो जो रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था, यह भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए नहीं,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए बिल्कुल साथियों कहते नहीं रेड क्लिफ आयोग जो किया गया था, रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन बने? तो कौन बने, इनका नाम क्या है? आलोक रावत है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे के अर्थ मेंटल यानी कि भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो मैं कहूंगा वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा कर या कौन सा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर अगर देखिए वैट, स्टाम्प शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या मनोरंजन कर, मैं कहूंगा स्टाम्प शुल्क जो है ना, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल देखिए करके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? मैं कहूंगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 120 दिन, 110 दिन, सॉरी 100 दिन, 150 दिन या 125 दिन? तो साथियों इसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट में साथियों इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? एक बार सवाल को पढ़िएगा और जवाब देने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी साथियों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।